हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी क्लास में लेसन 10 जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन, लाइफ ऑन द अर्थ को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो सबसे पहले इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं उन पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दावली। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी का प्रकार, पारितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना, बायोम के प्रकार, जैव भू रासायनिक चक्र और पारिस्थितिक असंतुलन। ये सभी बिंदु हैं जो कि इस लेसन में दिए गए हैं और हमें इन्हीं बिंदुओं पर डिस्कस करना है क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला जो शब्द है शब्दावली में वह है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। यह क्या है? किसी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण, उसमें रहने वाले प्राणियों तथा वनस्पति के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं की जटिल व्यवस्था पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। देखिए बच्चों, पर्यावरण दो प्रकार का होता है। पहला है, यह देख रहे हैं, भौतिक पर्यावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरा है सांस्कृतिक या कल्चरल एनवायरनमेंट। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है वह किसी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण, जो कि भौतिक का तात्पर्य है जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, और उसमें रहने वाले सभी प्रकार के प्राणी और जो जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं की जटिल व्यवस्था पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। दूसरा है जीवोम। क्या है? जीवोम से अभिप्राय है एक प्राकृतिक प्रदेश यानी नेचुरल रीजन, जिसको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, वह टोटल नेचुरल है, जो प्रकृति के द्वारा स्वयं बनाया हुआ है। ठीक है। तो जीवोम से अभिप्राय है एक प्राकृतिक प्रदेश में जैव और अजैव की परस्पर प्रक्रिया, जिसमें एक विशेष प्रकार के जीवों का जन्म है, वह क्या कहलाएगा? जीवोम। उसके बाद जैवमंडल क्या है यानी बायोस्फीयर क्या है? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल के सम्मिलित समूह जो जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है, वह जैवमंडल कहलाता है। और फिर है बायोम। पर्यावरण के समस्त पादपों यानी वनस्पतियों या पेड़ पौधों तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना बायोम कहलाता है। ये जो बायोम है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? सभी प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सम्मिलित अध्ययन, दोनों के जो स्टडी की जाती है वह क्या कहलाती है? बायोम। और इकोलॉजी क्या है? जीव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। प्रत्येक जीव बच्चों पर्यावरण के अंदर ही निवास करता है, पर्यावरण उसको प्रभावित करता है और मनुष्य भी या जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है, जो कोरिलेशन है, यह स्टडी क्या कहलाएगी? इकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला। क्या है? खाद्य श्रृंखला जीवों के एक स्तर से दूसरे स्तर पर भोजन का स्थानांतरण। ठीक है। इसको इस लेसन के आप विस्तृत रूप से देखेंगे। फिर है खाद्य जाल या फूड चेन जिसको कहते हैं। तो खाद्य जाल क्या है? खाद्य श्रृंखला का जटिल रूप खाद्य जाल कहलाता है। अब इन सभी बिंदुओं को एक एक करके हम देखेंगे। दूसरा है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों आइकोस और लॉजी या लोगोस से मिलकर बना हुआ है। आइकोस का शाब्दिक अर्थ है घर तथा लॉजी का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। अर्थात इकोलॉजी जीव और उसके पर्यावरण व विभिन्न जीवों के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिक के दो मुख्य घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, और अजैविक घटक में जिसको आप फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं, वह है जल, वायु, मिट्टी, मृदा, जितने भी हैं अजैविक घटक शामिल होते हैं, जिसमें जीव नहीं पाया जाता। ठीक है। फिर है पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र के मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है कृत्रिम पारितंत्र। तो वह पारिस्थितिक तंत्र जो प्राकृतिक रूप से नियंत्रित होता है उसे प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय। यानी
जो इकोलॉजी है यह दो प्रकार की होती है और यह एक प्रकृति के द्वारा ही इसका कंट्रोल होता है। यह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक पारितंत्र। और इसमें स्थलीय पारितंत्र यानी स्थल का पूरा सिस्टम होता है जीव और वनस्पतियों के बीच में और अपने एटमॉस्फेयर के बीच में, और दूसरा है जलीय पारितंत्र। ठीक है, तो जलीय में जल में रहने वाले जीव और उसके जो पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है इनका अध्ययन होता है। दूसरा पारितंत्र है कृत्रिम पारितंत्र। वह पारितंत्र जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जैसे बांधों व फसलों का पारितंत्र। अर्थात इसका जो निर्माण है वह मनुष्य के द्वारा किया जाता है और इससे संबंधित जो अध्ययन है बांध और फसलों आदि का, यह पारिस्थितिक तंत्र है। अब है पारितंत्र की कार्य प्रणाली व संरचना। इससे संबंधित जो डायग्राम है आपके बुक में दिए गए हैं, आप उन्हें देखिए, लेसन खोलिए और जो आपको वीडियो बताया जा रहा है इसको साथ साथ में लेकर चलिए, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं पारितंत्र की कार्यप्रणाली क्या है और उसकी संरचना क्या है। पारितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों और जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन शामिल है। ठीक है, अर्थात जो पारितंत्र है, जो इकोलॉजी है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? पौधों, जीव जंतुओं के शामिल है। और संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते हैं। जैविक जीव जंतु पेड़ पौधे, अजैविक अर्थात मिट्टी, जल और वायु, प्रकाश, ये सभी क्या हैं? अजैविक घटक होते हैं। अजैविक कारकों में तापमान, वर्षा, प्रकाश और आर्द्रता, मिट्टी की स्थिति और अकार्बनिक तत्व शामिल होते हैं। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं। अब उत्पादक क्या है? जो भोजन का निर्माण करे, ठीक है ना, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, तो ये क्या है? उत्पादक है। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी में अपने भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, इसके बाद इन पर डिपेंड होने वाले जो भोक्ता हैं, भोक्ता भी तीन प्रकार के हैं। शाकाहारी हैं, पौधों को खाने वाले, ठीक है ना, तो ये शाकाहारी हो गए। शाकाहारी को जो खाने वाले वो मांसाहारी है, और मांसाहारी के बाद ये है सर्वाहारी। और इन तीनों के ही बाद में क्या आता है? अपघटक शामिल होते हैं, जो कि जीवों और वनस्पतियों के सड़ने गलने के प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनको अपघटन करते हैं उनका। ठीक है, इस प्रकार से जैविक कारकों में उत्पादक शामिल होते हैं, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। फिर है पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। देखिए जो क्लियर किया गया है, पारितंत्र में जो सबसे पहले है, ये जो उत्पादक आपको बताया गया है, उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे। इन्हें खाने वाले शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे खरगोश और हिरन। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाने वाले जीव द्वितीय उपभोक्ता, यानी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। इसी प्रकार द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र में एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। अब है बायोम के प्रकार। बायोम किसे कहते हैं? ये मैंने शब्दावली में आपको बता दिया है, तो इसका जानकारी देखते हैं क्या है बायोम के प्रकार। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है। ठीक है, यानी यह एक ऐसा प्रकार है, इसमें पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। भौगोलिक क्यों कहा गया है? क्योंकि यह प्रकृति द्वारा यानी प्राकृतिक क्षेत्र होता है, नेचुरल रीजन होता है। ठीक है, और इसमें यह क्या है? पेड़ पौधों और प्राणियों का एक विशेष समुदाय पाया जाता है। संसार में 5 प्रमुख प्रकार के बायोम पाए जाते हैं: वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रादेशिक बायोम। ठीक है ना। उसके बाद जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? इसमें पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है। तो हमारे पृथ्वी के जितने भी वर्क हैं वह सब किस पर डिपेंड है? सूर्य से डिपेंड है। तो हमारी पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है।
और इससे प्राप्त विकिरण है जो पृथ्वी को गर्म करती है। सौर ऊर्जा के माध्यम से पारितंत्र के जैविक तत्वों, जैविक आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बताया ऊपर, और अजैविक, ठीक है, तत्वों में और अजैविक तत्वों के जैविक तत्वों में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और तलछटी चक्र। दूसरा है जल चक्र। किसे कहते हैं? जल चक्र भी ये मैं आपको तीसरी बार पढ़ा रही हूँ। इसके पहले भी 2 लेसन में मैंने इसका जिक्र किया है, उसको विस्तृत बताया गया है, लेकिन इसमें शॉर्ट रूप में आपको फिर भी बताया जा रहा है। जल चक्र क्या है? सभी जीवधारी वायुमंडल, स्थल मंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस व ठोस अवस्था में है। इसे ही जलीय चक्र कहते हैं। फिर है कार्बन चक्र। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होती है। दूसरी तरफ मानव व उसकी जो क्रियाएं हैं कार्बन की मात्रा को बढ़ाती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन का प्रयोग करते हैं और उसकी मात्रा को सीमित करते हैं, तो पुनः प्राकृतिक माध्यम से कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और यह चक्र प्रारंभ हो जाता है, जिसे कार्बन चक्र कहते हैं। फिर है ऑक्सीजन चक्र। क्या है? ऑक्सीजन चक्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ पौधे सूरज की उपस्थिति में या सूरज की रोशनी में मिट्टी से खनिज, लवण, जल आदि ले करके अपना जो भोजन निर्माण की उनकी प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हाँ, ऑक्सीजन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और दूसरी तरफ मानव द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अपघटनकर्ताओं द्वारा ऑक्सीजन पुनः मिट्टी में मिला दी जाती है और उसका चक्र पूरा हो जाता है। इस प्रकार से यह एक ऑक्सीजन चक्र कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद है नाइट्रोजन चक्र। क्या है? नाइट्रोजन चक्र आपको पता है बच्चों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसों में प्रमुख है। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से वायुमंडल में नाइट्रोजन एकत्रित होती है, तो वहीं जीवों द्वारा अपने विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जीवों की मृत्यु के बाद अपघटनकर्ता N2 यानी नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देते हैं और पुनः नाइट्रोजन वायुमंडल में समा जाती है और उसका एक चक्र बन जाता है। अब है पारिस्थितिक असंतुलन। किसे कहते हैं? ठीक है, यानी इकोसिस्टम का जो ये हमारा डिसबैलेंस होती है होने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, क्यों होता है? तो वैसे आप तो इन तथ्यों से परिचित हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वह एक सिस्टम से चलता है और इसमें जब भी कभी अनावश्यक छेड़छाड़ होती है या फिर अनावश्यक रूप से इसमें क्रियाकलाप होते हैं प्रकृति में, तो कहीं न कहीं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गति साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन कहलाता है, ठीक है। यानी एक जो सिस्टम बना हुआ है पौधों को, जीवों का, और भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है, या पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में और उसके आपस के पर्यावरण के मध्य एक जो एक साम्यता बनी हुई है, एक परस्पर गति बनी हुई है, वह क्या कहलाती है? पारिस्थितिक संतुलन। और यह तभी संभव होता है जब जीवों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहती है। वर्तमान समय में विभिन्न मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा पारितंत्र को नुकसान हो रहा है और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति में अनावश्यक छेड़छाड़ की प्रक्रिया के कारण यह जो बना हुआ संतुलन है यह डिसबैलेंस हो जाता है और यही प्रक्रिया जो है पारिस्थितिक असंतुलन कहलाती है। तो ये था बच्चों लेसन 10
आशा है आपको समझ में आया होगा। और मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है ना। और आंसर आपको कैसे देना है, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर से सुन लिए, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। आप इसका आंसर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है। तो आशा है आपको लेसन समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि अगले लेसन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।